चलो, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। ठीक है, इसमें एक वर्ड है डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है बता? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? डेटाबेस का मतलब क्या होता है? तुमने वर्ड पहले सुना है डेटाबेस? डेटाबेस वर्ड पहले नहीं सुना है? क्या बात कर रहे हो? डेटाबेस सुना है? वर्ड पहले नहीं सुना है? मैनेजमेंट का ये वर्ड पहले सुना है? मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम मतलब ऐसी कोई भी चीज जो किसी को मैनेज करेगा तो उसको बोलेंगे मैनेजमेंट सिस्टम, है ना? जैसे मान लो कि अगर आपके स्कूल में कोई एक सॉफ्टवेयर यूज होता होगा ना, आपका सब मैनेजमेंट देखने के लिए, कितने बच्चे एडमिशन हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, सारा प्रोसेस, फी का सारा चीजें, है ना? कोई एक सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे ना वो लोग, कि सब कुछ पेपर में लिखते होंगे, बराबर? तो उसको क्या बोलेंगे? वो मेरा क्या है? वो मेरा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, बराबर? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या कि ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर जो मेरे किसको मैनेज करेगा? डेटाबेस को। ठीक है ना, जो भी मेरे किसको मैनेज करेगा? डेटाबेस को, उसको बोलेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, इसमें भी दो चीज है सर। इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब, हाँ, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन है, और कोई वर्ड पता है तुमको इंफॉर्मेशन के अलावा? जैसे देखो, डेटा का मतलब सिंपल सा ये होता है, इंफॉर्मेशन नहीं। डेटा का मतलब होता है, हम्म, चलो इसमें ना दो चीजें, एक है डेटा, ठीक है, और एक है इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब क्या है? जैसे देखो, डेटा का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है? स्टूडेंट 1 को मिला 10 मार्क्स मिला है, ठीक है? स्टूडेंट 2 को मिला 45 मार्क्स मिला है, इसको 20 मार्क्स मिला है, इसको 35 मार्क्स मिला है, और इसको मिला है 40। ठीक है, ये पांचों स्टूडेंट्स के मार्क्स है इतने, ठीक है? 50 में से सबको इतना मिला है। ये क्या है मेरा? ये है मेरा डेटा। ठीक है, ये क्या है? ये डेटा है कि ये मेरे मार्क्स है, ये सारे पांचों स्टूडेंट्स के ये मार्क्स है। अच्छा सर, तो फिर इंफॉर्मेशन क्या होगा? इंफॉर्मेशन ये होगा कि ये डेटा को यूज करके मुझे क्या क्या पता चल रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटा को देखो और मुझे बताओ कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है यहाँ पर? 45। ठीक है, फिर उसके बाद मिनिमम मार्क्स कितना है यहाँ पर? कितना है? 10। समझ में आया क्या? फिर उसके बाद एवरेज मार्क्स कितना है यहाँ पर? तो मैं एवरेज निकाल सकता हूँ, ये सबको ऐड करके मैं डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, एवरेज निकल जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ना, कि इसमें से मान लो मैं बोलूंगा कि भाई जो टॉपर है उसका नाम बताओ, तो तुम कैसे चेक करोगे? जिसको 45 मिला है जो स्टूडेंट का, उसका नाम तुम बता दोगे, बराबर? तो डेटा क्या है? सिर्फ ये है। ठीक है, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि मैंने डेटा को यूज करके कुछ एक इंफॉर्मेशन निकाला है। समझ में आया ये? जैसे ये मेरा डेटा था कि 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है, इसको यूज करके मैंने निकाला है ना, कि मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, कितने मेरा इंफॉर्मेशन है। जैसे मान लो 50 मार्क्स का पेपर है अगर ये, ठीक है, 50 मार्क्स का अगर पेपर है, तो यहाँ पे मान लो कि इसका पासिंग है 21। ठीक है, 21, तो यहाँ पर मैं और इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। और इन्फॉर्मेशन क्या निकाल सकता हूँ? मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ पासिंग परसेंटेज, निकाल सकता हूँ ना? पासिंग परसेंटेज यानी कि मेरे कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने स्टूडेंट फेल हुए। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें देखो, जैसे यहाँ पर अगर तुम देखोगे, यहाँ पर मैं देखूंगा कि पासिंग स्टूडेंट, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बताओ कि कितने स्टूडेंट पास हुए? यहाँ पे 3 हुए। क्या ये 3 वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे कहीं पे था क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ मार्क्स था। मार्क्स को यूज करके, इसको एनालाइज करके मैंने ये इंफॉर्मेशन निकाला ना। समझ में आ रहा है क्या? आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है डेटा और इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फेल स्टूडेंट। फेल स्टूडेंट कितने हो गए? 2 हो गए। अब ये 2 जो है वो यहाँ पर कहीं पर है क्या डेटा में? नहीं। तो डेटा को यूज करके हमने क्या निकाला? इंफॉर्मेशन निकाला।
ये समझ में आया? क्या डिफरेंस है दोनों में, समझ में आया? अब आपके बुक में एक डिफरेंशिएशन दिया हुआ है ना, फर्स्ट पेज पे ही, डेटा और इंफॉर्मेशन का। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? डेटा इज रॉ फैक्ट्स। जैसे ये वाला, ये क्या है? ये मेरा रॉ फैक्ट है ना कि फर्स्ट स्टूडेंट को 10 मार्क्स मिला, ये फैक्ट है, समझ में आया? अब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। ये सारे डेटा को मैंने क्या किया? प्रोसेस किया कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मिनिमम मार्क्स कितना है, एवरेज मार्क्स कितना है, टॉपर मार्क्स कितना है, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, समझ में आया? ठीक है, ये है मेरा डेटा और इन्फॉर्मेशन। इसको पढ़ो जरा। तू बात क्यों कर रहा है तू? हाँ, उससे क्यों पूछ रहा है? वो पढ़ा रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ? क्या? तो सॉरी बोल भी रहा है तो थोड़ा देख के बोलना, मुझे देख के बोल। जिसको सॉरी बोल रहा है उसको देख के बोलना सॉरी। देख उधर रहा है, सॉरी बोल रहा है, मतलब इतना तो सेंस होना चाहिए ना कि अगर क्लास में कोई आ रहा है, सर पढ़ा रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सुन लूँ उसको। ऐसा तो है नहीं कि मैं बीच में तुमको बात करने का मौका नहीं देता हूँ। पढ़ो वो। लाइट चालू करूँ क्या? दिख रहा है सबको? ठीक है, पढ़ो वो 3-4 पॉइंट जो भी है, थोड़ा पढ़ो, समझने की कोशिश करो और मुझे बताओ अगर कुछ भी डाउट है तो। हम्म, अच्छा, डेटा थर्ड पॉइंट में ना, और उसका इंफॉर्मेशन निकलता है विदाउट डेटा इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोसेस। अच्छा देखो, थर्ड पॉइंट में इनको डाउट है। थर्ड पॉइंट में इनको क्या डाउट है कि डेटा कुड बी। इतना लेट क्यों हुआ आपको? हाँ, 1.5 घंटे का तो लेक्चर है, आप आई 15 मिनट लेट हो। वायर थोड़ा यहाँ पे। मतलब हर लेक्चर में ऐसे ही 15 मिनट लेट आते हो, तो फिर आज कैसे लेट आ गए? आप भी लेट सो के उठे हो? नहीं, जल्दी उठ गए थे, फिर भी लेट आए? और भी कोई है बाहर की बस? नहीं है? बाकी लोग को भी थोड़ा बोलो टाइम पे आने के लिए, जैसा आप टाइम पे आते हो। लेट लेट क्यों हो तुम लोग? तो लेट क्यों आ रहे हो यार? 15-15 मिनट, 20-20 मिनट लेट आ रहे हो 1.5 घंटे के लेक्चर में, फिर टाइम नहीं बचेगा कितना? चलो, थर्ड पॉइंट में क्या है देखो। थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि डेटा कुड बी। अच्छा, रेलिवेंट, ये वर्ड का मतलब क्या होता है? रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? पहली बार सुना है ये वर्ड इंग्लिश में? हाँ, पहली बार सुन रहे हो? देखो, रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है डेटा कुड बी रेलिवेंट और इररेलेवेंट। जैसे यहाँ पे मान लो किसी स्टूडेंट के, जैसे मान लो कि मैंने तुम लोग में से किसी को बोला कि एक्सेल शीट में हर स्टूडेंट का मार्क्स जो आपको फिल करना है, ठीक है? अब आपने क्या किया ना कि यहाँ पे जो है ये जो इन्फॉर्मेशन है 35 के जगह पे ये 3 और डॉलर का साइन डाल दिया। ये कोई मार्क्स है क्या? ये एरर है, तो ये हो गया इररेलेवेंट डेटा। समझ में आया? यानी किसी वो रेलिवेंट नहीं है। जैसे 20 यानी कि ये डेटा सही है, यानी कि रेलिवेंट डेटा है। ये $3 ये क्या है? ये इररेलेवेंट डेटा हो गया। समझ में आया क्या? तो वो ये कह रहा है कि डेटा में कभी कभी ऐसा गलती हो सकता है ना, हम लोग एक्सेल शीट में भर रहे हैं अगर, तो उसने 35 की जगह पे 3 और डॉलर डाल दिया, ऐसा हो सकता है, एरर आ सकता है ऐसा, तो ये इररेलेवेंट डेटा है। समझ में आया क्या? तो ये कह रहा है उसी चीज का इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या लिखा है, उसी पॉइंट में इन्फॉर्म विदाउट डेटा इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोसेस। यानी कि अगर मेरे पास ये डेटा ही नहीं है तो ये इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये इंफॉर्मेशन मैंने कहाँ से निकाला है? डेटा से ही निकाला, तो डेटा ही नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या? चलो लास्ट पॉइंट पढ़ो।
तो लेट क्यों आए हो आप? लेट उठे? लेट क्यों उठे? लेट सोए थे? और लेट क्यों सोए थे? हाँ, होमवर्क थोड़ा टाइम पे करो। आ जाओ बैठो। हर लेक्चर में ऐसे मत आया करो यार, नहीं तो बहुत कुछ मिस होगा। एक ही बार हुआ है क्या? अच्छा सॉरी सर, मेरी गलती। टाइम पे आया करो, ठीक है। चलो ये समझ में आया, ये डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 21 पे। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर बोला है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो होता क्या है, आज के टाइम पे हम लोग हर चीज की, देखो अभी होता क्या है कि हम लोग आज के टाइम पे हम लोग कहीं पर भी फाइल सिस्टम यूज करते हैं क्या? फाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मैंने एक बुक और पेपर लेके ऐसा बैठ के लिखा हुआ, ऐसा होता है क्या? आजकल हर जगह पे क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया। पहले कैसा होता था, मान लो कि अगर आप आज से 100 साल पहले चले जाओ, 100 साल पहले बैंक था क्या? बैंक नहीं था। कौन बोला नहीं था? कौन बोला ऐसा बैंक नहीं था करके? तो होगा ही, इतना सारा बैंक तो बैंक हमेशा से चला आ रहा है, ठीक है। देखो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज से अगर अगर आप सोचोगे कि 100 साल पहले बैंक तो था, ट्रांजेक्शन तभी भी होता था, लोग अपने पैसे जमा कराते थे, है ना। लेकिन तब कंप्यूटर था क्या? नहीं। तब सब लोग लेकिन सब लोग रिकॉर्ड तो मेंटेन करके रखते होंगे। कैसे मेंटेन करके करते होंगे? बुक में लिख के, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ने क्या किया, डिजिटलाइजेशन हुआ, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सब कंप्यूटर्स आ गया हर जगह पे, हमने क्या बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर हमने बनाया क्यों? हमारा काम आसान होने के लिए, बराबर। लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर में जो डेटा है, वो डेटा कहीं पर तो स्टोर होगा ना। कहाँ पे स्टोर होगा? कहाँ पे स्टोर होगा? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेटाबेस, है ना। जैसे देखो अगर मैं आपको आपका फ्लो बताऊं, देखो ध्यान से, होता क्या है, जैसे मान लो एक होता है आपका फ्रंट एंड, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इसको मान लो आप अपना यूट्यूब मान लो, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब का मैंने ऐसा क्रोम में ही ओपन किया हुआ है, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ पे मैं जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन किया तो ये यूट्यूब ओपन हो गया। ये जो मुझे सामने जो दिख रहा है, ये क्या है, मेरा एक HTML का पेज है, जो हमने पढ़ा है HTML का पेज है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये मेरा फ्रंट एंड आया। क्या है ये मेरा, ये फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड कैसे बनता है हम लोग को पता है, फ्रंट एंड बनता है HTML से, CSS से, जावास्क्रिप्ट से। ये पढ़ा है ना हम लोगों ने, है ना। या फिर अभी पढ़ रहे होंगे, अमित सर ले रहे हैं ना ये वाला। फॉर्म बनाना लास्ट टाइम सिखाया था ना, तुम लोग नहीं थे क्या? थे ना। तो फ्रंट एंड बनता है किससे, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से, बराबर। अब होता क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँ या फिर मैं यहाँ पे किसी पे क्लिक करूँ, बराबर ना। तो ये रिक्वेस्ट जाएगा ना। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मुझे ये सॉन्ग सुनना है, तो इसका रिक्वेस्ट जाएगा। तो रिक्वेस्ट किसको जाएगा, इसका रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा, सर्वर के पास जाएगा, है ना। चलो ये तो पता है तुम लोगों को। तो इसका रिक्वेस्ट जाएगा किसके पास, सर्वर के पास। तो ये पता है हम लोगों को, ठीक है। इसका रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास, बराबर। सर्वर के पास क्या जाएगा कि भाई यहाँ पे इसने केसरिया गाना सुना है, तो ये वर्ड जाएगा ना उसके पास। वो एक सॉन्ग आईडी रहेगा, वो आईडी इसके पास जाएगा सर्वर के पास, किसको, इस आईडी का गाना चाहिए। अब ये गाना कहाँ पे स्टोर करके रखे रहेगा, डेटाबेस में, है ना। सर्वर पे कुछ स्टोर नहीं होगा, सर्वर पे क्या होगा, सिर्फ उसका प्रोसेस, यानी कि ये आईडी मिला तो आईडी को वो बोलेगा कि अच्छा ठीक है ये आईडी चाहिए। तो फिर वो क्या करेगा, ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये स्टोर होगा अपने डेटाबेस में। समझ में आया? स्टोर होगा अपने डेटाबेस में, ठीक है। DBMS नहीं, ये स्टोर होगा अपने DB में, DB यानी डेटाबेस, ठीक है। तो ये सर्वर क्या करेगा, अच्छा ठीक है ये आईडी का गाना चाहिए ना, ये आईडी का गाना मेरे यहाँ पर है, डेटाबेस में है। मैं डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजूंगा और रिक्वेस्ट भेज के मैं वो गाना निकाल दूंगा। समझ आया? तो सर्वर किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, डेटाबेस को। अब डेटाबेस क्या करेगा, डेटाबेस फिर से क्या करेगा, वो जो गाना है वो किसके पास भेजेगा, सर्वर के पास। अब इसने रिक्वेस्ट भेजा था, इसको क्या भेजेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा। और रिस्पॉन्स में उसने क्या भेजा, वो गाना भेजा, बराबर। अब सर्वर के पास आ गया। अब ये आईडी जो भेजा था, इसने भी तो इसको रिक्वेस्ट किया था ना कि भाई मुझे इसका ये गाने आईडी, ये आईडी है, इसका गाना चाहिए।
तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर भी क्या करेगा, मुझे क्या भेज देगा यहाँ पे, रिस्पॉन्स भेज देगा। समझ में आया क्या, समझ में आया, ऐसे ही चलता है ये। तो देखो फ्रंट एंड के लिए हम लोग क्या सीखते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। डेटाबेस, अब ये डेटाबेस हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, है ना, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं SQL। SQL एक लैंग्वेज है, जैसे यहाँ पर हमने HTML CSS ये देखा एक लैंग्वेज है, ऐसे ये भी है। सर्वर पे क्या होगा, सर्वर पे यानी कि ये तो फ्रंट एंड है, यानी कि जो मुझे फ्रंट में दिख रहा है, ये रिक्वेस्ट जब आईडी इसके पास गया तो ये आईडी को कैसे पहचाना, बराबर ना, ये आईडी को प्रोसेस करेगा ना, अच्छा ये आईडी है तो ये आईडी में मुझे कहाँ पर भेजना है, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। तो जो प्रोसेस का पार्ट है वो कहाँ पर आता है, वो आता है मेरे बैक एंड में, इसको क्या बोलते हैं, बैक एंड, है ना। तो फ्रंट एंड यानी कि क्या, जो यूजर को दिख रहा है, सर्वर पे क्या हो रहा है हम लोग को दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन फ्रंट एंड में जो हो रहा है वो हम लोग को दिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसे ही। तो बैक एंड यहाँ पर, और बैक एंड के लिए हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं PHP, जो तुम लोग पढ़ोगे 12th में। समझ में आया क्या, कब पढ़ोगे, 12th में, ये तुम लोग को 12th में है, अभी नहीं। तो HTML CSS अभी पढ़ रहे हो, ये डेटाबेस के साथ काम कैसे करना अभी पढ़ रहे हो ये, ठीक है। PHP ये हम लोगों को कभी है 12th में, तो मतलब जब तक तुम लोग 12th पास करोगे तो तब तक तुम लोग को ये ऐसा पूरा एक एंड टू एंड वेबसाइट बनाने आ जाएगा, ऐसा स्कूल वालों को लगता है, लेकिन तुम लोग को नहीं आएगा क्योंकि तुम पढ़ते ही नहीं हो। समझ में आया, तो ये आ जाएगा मेरा बैक एंड। फ्रंट एंड समझ में आया, बैक एंड समझ में आया, और ये क्या है मेरा DB। अच्छा, डेटाबेस से कौन कनेक्टेड है, क्लाइंट, अच्छा इसको हम लोग क्लाइंट भी बोलते हैं, ठीक है, हम लोग क्लाइंट भी बोलते हैं। डेटाबेस से कौन कनेक्टेड है, क्लाइंट कनेक्टेड है कि सर्वर कनेक्टेड है, सर्वर कनेक्टेड है। तो डेटाबेस को मैनेज कौन करेगा, क्लाइंट करेगा कि सर्वर करेगा, सर्वर करेगा, ठीक है। अब देखो डेटाबेस को ना हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते, यानी कि हम लोगों को हमारे सर्वर पे, ठीक है, कुछ एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसके हेल्प से मैं क्या करूंगा, मेरे डेटाबेस को मैनेज करूंगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, हमें हमारे सर्वर पे कुछ एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे क्या होगा, मेरा यहाँ पे डेटाबेस क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम यानी क्या, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके हेल्प से मैं डेटाबेस के अंदर क्या डेटा स्टोर कर सकता हूँ, डेटा निकाल सकता हूँ, उसमें डेटा डिलीट कर सकता हूँ, डेटा को एडिट कर सकता हूँ। समझ आया, तो ऐसा कुछ एक सॉफ्टवेयर तो चाहिए होगा, उसी सॉफ्टवेयर को मैं क्या बोल रहा हूँ, उसी को मैं बोल रहा हूँ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये समझ में आया, इसको मैं मेरे सर्वर पर रख दूंगा और मेरा DBMS जो है वही एक्चुअली में यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेज सकता है। समझ आया ये, कोई डाउट है इसमें, नहीं। अच्छा, अगर अगर सर हम लोग को यहाँ पे करके देखना है प्रैक्टिकली इसको, तो क्या हम लोग को ये पूरा सेटअप करना पड़ेगा क्या, क्लाइंट सर्वर, ऐसा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे यहाँ पे मतलब हमारे मशीन पे, जैसे मान लो ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप में मैं क्या करूँगा, मेरे लैपटॉप में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटाबेस इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है, ये मेरा डेटाबेस यहाँ पे चल रहा है, और इसके साथ साथ ही मैं क्या कर लूँगा, सिर्फ एक DBMS यहाँ पे एक इंस्टॉल कर लूँगा, दोनों ही साथ में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये DBMS यूज करके हम लोग ये DB डेटाबेस का एक्सेस करेंगे, और इसके अंदर जो भी एडिट करना है, जो भी करना है वो सब हम लोग यहाँ पे, ये दोनों के बीच में कनेक्शन रहेगा। ये समझ आया। अच्छा, डेटाबेस के अंदर डेटा डालना है, डेटा निकालना है, वो सब कुछ कैसे करेंगे, वो सब कुछ हम लोग करेंगे SQL यानी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये यूज करके कमांड लिख के हम लोग अपना जो भी सारा काम है वो करेंगे। ये समझ आया, इतना समझ आया, ठीक है। अब जो मैंने ये बताया था कि फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा और डेटाबेस होगा, बराबर। तो डेटाबेस में क्या, अब ये क्या है, ये पूरा मेरा एक एप्लीकेशन बन गया ना। अब हो सकता है स्कूल का एप्लीकेशन है, तो स्कूल के एप्लीकेशन में यहाँ पे फ्रंट एंड से आपने कोई फॉर्म फिल किया, तो वो फॉर्म का सारा डेटा कहाँ जाएगा, सर्वर के पास, सर्वर उसको कहाँ पर स्टोर कर देगा, डेटाबेस में। समझ आया। अगर आपको कुछ अपना डेटा निकालना है तो आप क्या बोलोगे, मेरा ये आईडी है तो मुझे वो डेटा चाहिए, तो वो आईडी किसके पास जाएगा, सर्वर के पास, सर्वर चेक करेगा, अच्छा ये आईडी से मेरे डेटाबेस में डेटा है क्या, चेक करेगा, अगर है तो फिर वो वापस क्या करेगा, क्लाइंट को भेज देगा। समझ आया। तो ऐसे ही सारा चीज है। अगर आप बैंक में जाओगे तो बैंक में आप जब ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पे वो बैंक में एक फॉर्म फिल करेगा, हाँ इसने इतने बजे इतने इसको पैसा भेजा है, तो वो रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास, वो जाएगा कहाँ पे, डेटाबेस में स्टोर होगा। तो ऐसे हर जगह पे यूज होगा डेटाबेस, बराबर। तो वैसे ही अगर आप अपने पेज नंबर 21 में देखोगे तो पेज नंबर 21 में क्या बताया, पेज नंबर 21 में बताया है कि कहाँ कहाँ पे
डीबीएमएस जो है वो यूज होता है, देखो सम एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस बताया है कहाँ पे, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम यहाँ पर यूज होगा, फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, बैंकिंग में, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में, है ना, सोशल मीडिया साइट जैसे अपना फेसबुक, यहाँ पर सब कुछ यूज होता है। ठीक है, ये पूरा एक बार फटाफट पढ़ो, 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट पढ़ो। ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम वो सब कुछ कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है वो पढ़ो। ठीक है, थियरी है, यहाँ पर कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, वो खाली एक बार पढ़ो कि कहाँ पे क्या यूज होता है, डेटाबेस हम क्यों यूज करेंगे। पढ़ लिया, समझ आया, कुछ पूछना है उसमें कि सर यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, ये नहीं समझ में आया, सबको समझ आया पक्का। सोशल मीडिया साइट में कैसे यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा, मतलब बेसिकली देखो इसमें हम लोग को कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे अगर तुम लोग सोचोगे कि जहां जहां पर भी कंप्यूटर यूज हो रहा है वहां पे डेटा तो स्टोर होगा ना, बराबर ना। जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अपना क्लास है, अब अपने क्लासेस में देखोगे तो अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब लोग जो है मैनुअल लोग मेंटेन करते हैं बुक में, लेकिन अगर यहाँ पे यूज होगा तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, स्कूल में यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हर जगह, हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं। तो वही लिखना है, ये समझ आया पक्का, उसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ थियरी है। चलो नेक्स्ट अगर आप देखोगे एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। चलो देखो होता क्या है, अब हम लोग है ना कंपेयर करते हैं कि मान लो एक जगह है जहां पर जो है फाइल सिस्टम यूज होता है। फाइल सिस्टम यानी कि ठीक है, एक जगह होता है जहां पर हम लोग यूज करते हैं फाइल सिस्टम, और एक होता है डीबीएमएस। ठीक है, एक होता है डीबीएमएस, ये दोनों को हम लोग करेंगे कंपैरिजन। ठीक है, फाइल सिस्टम यानी कि क्या, यानी कि ऐसी जगह जहां पर हम लोग डीबीएमएस नहीं यूज कर रहे हैं, अभी भी हम लोग है ना फाइल में, बुक में ऐसा लिख के हम लोग जो है सारा डेटा मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बताना जरा, फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। हाँ, अगर आप अभी अगर मान लो आप खुद ही आप इमेजिन करो कि आप सब लिख के मेंटेन कर रहे हो, तो उसमें सबसे बड़ा डिस प्रॉब्लम क्या है, घूम गया तो, है ना, और हाँ हाँ ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, और थोड़ा सोचो बताओ। हाँ हाँ, मिस्टेक्स हो सकता है, मिस्टेक्स तो यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हो और मिस्टेक हो गया, वो तो है। जैसे इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, जरा बताओ, फाइल सिस्टम में और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है बताओ। कि सर मैंने ना, तुम लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे
अगर तुम लोग फिल्म देखते हो तो देखो कि बहुत सारे पुलिस स्टेशन में से पुराने फाइल्स पड़े रहते हैं, देखा है क्या? उसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो हमारे क्लासेस में सारा डेटा ऐसे ही रखा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? चोरी हो सकता है, बराबर, सही बात है। और क्या प्रॉब्लम? हाँ हाँ, और बताओ, अगर मान लो यहीं पर रखा है सारा फाइल्स, उसमें 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 तुमको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी आके चेंज कर सकता है उसमें, है ना? जैसे अगर मान लो किसी ने सिर्फ 5,000 फीस भरा है, हाँ, और वो आके अगर आगे एक जीरो और लगा दिया तो बोलेगा सर मैं तो फीस भर दिया हूँ पूरा, आपका रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं है तो मैं क्या करूँ? प्रॉब्लम है कि नहीं है? और क्या प्रॉब्लम है? और क्या प्रॉब्लम है? और बताओ। जैसे मान लो फाइल्स अगर खराब हो गया, मान लो मेरे फाइल्स में आग लग गया, जल गया पूरा, तो मेरा तो पूरा डेटा ही चला जाएगा, सारा हिसाब तो उसी के अंदर लिखा हुआ है ना? अभी सोचो कि अगर आज से 100 साल पहले जो बैंक में होता था, ठीक है, सब कुछ लिख के रखा हुआ है, सबका कितना पैसा, और मान लो वहां पे आग लग गया, तो सिचुएशन इमेजिन कर पा रहे हो? तो वहां पे जो लोग होते हैं उनका क्या हालत होता होगा? तो ये प्रॉब्लम है ना। देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? वो है रिडंडेंसी। ठीक है, फाइल सिस्टम में सबसे प्रॉब्लम क्या है? इसमें नहीं है, एडवांटेजेस बताया, मैं कंपेयर कर करके बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है ना, कि एक से ज्यादा कॉपी होना। समझ आया मैंने क्या बोला? कि एक से ज्यादा कॉपी होना। जैसे मैंने बोला कि फाइल सिस्टम में अगर मान लो कि वो खराब हो गया, आग लग गया, तो वो तो डेटा चला जाएगा ना। अब जैसे अगर मान लो मैं बैंक का ओनर हूँ और मेरे पास सारा डेटा रखा है, तो एज ए प्रिकॉशन मैं क्या करूंगा कि मैं उसका एक कॉपी बना के रखा रहूंगा, बराबर ना? क्या सॉरी क्यों बोल रहे हो? इतना एक हफ्ते जल्दी आ गया तू नेक्स्ट लेक्चर में, लेट क्या आया? तो मेहमान आए थे तो तू तेरे को बोले कि मत जा क्लास, थोड़ा जोर से बोल मैं वो तो पता है लेट हो ही क्या है, वो तो बता रहे हैं लेट हो गया, तो पता है। अरे अंदर तो आना, हमारे इसी का कूलिंग अंदर आना। क्या बोल रहे हैं? घर पे मेहमान आए थे तो कैसे लेट हो गया यार? बेटा घर पे मेहमान आए थे तो मैं तो निकलता हूँ घर से भाई, कौन सुनेगा इनकी बात? बेटा तो जल्दी आना चाहिए, 1 घंटा पहले। लेट घर पे ये क्या लॉजिक है? खाना बना रहा था मेहमान के लिए, तो फिर खाना खा रहा था, ऐसे कैसे लेट हो गया है? हाँ, कुछ मतलब थोड़ा झूठ भी तो अच्छे से बोलो, या तो टाइम पे आओ, या तो बहाना अच्छा बनाओगे, मेरे को सुन के थोड़ा मजा भी आ रहा है, क्या बहाना बोला है, इसी बात पे बैठ गया क्लास में। ना तुमको ढंग से बहाना बनाना आता है, ना टाइम पे आते हो, क्या वो लेट क्यों हुआ? तो वो लोग नाश्ता कर रहे थे ना, दूर ना गया। उधर उधर पीछे खड़े रहे और एक अच्छा सा बहाना सोच, मेरे को लेक्चर खत्म होने तक अच्छा सा बहाना बता, नया मतलब जो यूनिक, कि लोग रखना चाह रहे हैं, क्या बहाना बताया है, और फिर ही बैठना, नहीं तो तू पूरा लेक्चर खड़े रहना, इधर खड़े रहना। सोच अच्छे से बहाना, फिर मेरे को बता, मैं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर फिर से खड़ा ही करूंगा, टाइम पाएगा तो। एक्सीडेंट हो जाता है। ये नहीं, मैंने बोला ना थोड़ा जेन्युइन लगना चाहिए, थोड़ा जेन्युइन लगना चाहिए, थोड़ा असली भी लगना चाहिए मुझे। ठीक है, खड़े रहे। चलो, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब होता है कि मैंने कॉपी बना के रखा है, बराबर। अब कॉपी बनाना वहां पे जरूरी था, है ना? जैसे बैंक के सिस्टम में मैंने बताया, तो एक से ज्यादा मुझे क्या बनाना पड़ा? कॉपी बना के रखना पड़ा। ठीक है, अच्छा, कॉपी बनाना ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कॉपी यहाँ पे भी डीबीएमएस में भी कॉपी बनता ही है ना? मान लो कि मेरा डेटाबेस ही क्रैश हो गया, तो क्या करेंगे, बराबर ना? जैसे मान लो अभी, मान लो फेसबुक है, तो फेसबुक का क्या खाली एक ही डेटाबेस होगा क्या?
नहीं ना, मान लो वो डेटाबेस में क्रैश हो गया, आग लग गया, आग तो वहाँ पे भी लग सकता है, कुछ डेटाबेस क्रैश हो गया, कुछ भी हो गया, वायरस आ गया, तो उसका भी कॉपी तो बना के रखना पड़ेगा ही, बराबर। तो रिडंडेंसी यहाँ पर भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फाइल सिस्टम में क्या है कि सब कुछ हमको वापस से पूरा मैनुअली लिखना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा है। डीबीएमएस में नहीं है, एक कमांड क्या कॉपी हो जाएगा। समझ आया क्या? तो यहाँ पे रिडंडेंसी है फाइल सिस्टम में, और डीबीएमएस में हम लोग ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पर नो रिडंडेंसी, ऐसा लिखते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर अगर आप डेटाबेस के लेवल पे देखोगे तो होगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं नो रिडंडेंसी क्यों बोल रहा हूँ। अब ये ना तुम लोग ये पढ़ो, फर्स्ट एडवांटेज पढ़ो, रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी। देखो यहाँ पे लिखा है रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी, ठीक है, नो रिडंडेंसी नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? रिड्यूसिंग का मतलब क्या है कि कम कर देंगे, ठीक है। देखो रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी में क्या लिखा है, रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी में लिखा है द फाइल बेस्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, यानी कि फाइल सिस्टम की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? द फाइल बेस्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम कंटेन मल्टीपल फाइल्स that were stored in many different location in a system और इवन अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम्स, बराबर। यानी कि एक से ज्यादा फाइल को हमने स्टोर किया था, ठीक है। अब यहाँ पर फाइल सिस्टम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग जो बुक में लिख रहे हैं वो भी नहीं। फाइल सिस्टम का सिंपल सा मतलब अगर आप देखोगे, जैसे मान लो कि मेरे पीसी में भी अगर मैंने यहाँ पे कोई एक फाइल ऐसे बनाया, ठीक है, जैसे मान लो मैंने मैंने जो है यहाँ पर नोटपैड पे मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, ये नोटपैड मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैंने डेट ऐसा मैंने मेरा डेटा यहाँ पर है, जैसे डेटा मैंने लिखा कि 12 फरवरी 2023, ठीक है। फिर ये ABC नाम का पर्सन है, इसने XYZ नाम के पर्सन को 500 रुपये ट्रांजेक्शन दिया। ऐसा अगर मैं ऐसा भी तो सेव कर सकता हूँ ना डेटा, ऐसा भी अगर मैं सेव करूंगा ना, इसको बोलेंगे फाइल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस यूज हो रहा है क्या? नहीं, इसको भी क्या बोलेंगे? फाइल सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, मैंने ऐसा सेव किया, इसको मैंने ऐसा कंट्रोल सेव कर दिया, अब इसको भी मान लो मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, मैं इसको कॉपी करके अलग अलग सिस्टम्स में रख सकता हूँ। तो ये वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइल्स दैट वर स्टोर्ड इन मेनी डिफरेंट लोकेशन इन सिस्टम और इवन अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम। तो फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम में आपको एक से ज्यादा जगह पे क्या करना पड़ेगा? कॉपी बना के रखना पड़ेगा। ये समझ आया? ये Because of this, there were sometimes multiple copies of a same file which led to data redundancy. इसके वजह से क्या होता है कि एक ही फाइल का मल्टीपल कॉपीज रेडी हो जाता है, बराबर ना? समझ आया? इसका सिंपल सा मतलब ये है। नेक्स्ट आ जाओ। This is prevented in database as there is a single database and any change in it is reflected immediately. Because of this, there is a no chance of encountering multiple data. इसका मतलब क्या है कि हमारे डेटाबेस में हम एक बार डेटा डाल देंगे, ठीक है। तो एक बार अगर डेटा डाल दिया, देखो इसमें होता क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे मेरा, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ना, ये मेरा डीबी है, डेटाबेस है। तो जैसे यहाँ पर जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अपने क्लासेस की बात ले लो कि एक हमारे डेटाबेस में सारा डेटा है। अब यहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहे हैं, मान लो 3 पीसी लगा हुआ है, वो तीनों का तीनों किससे कनेक्ट होगा? उस डेटाबेस से कनेक्ट होगा, बराबर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है ना कि तीनों को काम करना है तो तीनों के लिए अलग अलग कॉपी बना है क्या? नहीं, एक ही कॉपी डेटाबेस में सेव है, तीनों उसी को एक्सेस कर रहे हैं। ये समझ आया? तो यहाँ पे रिडंडेंसी क्या हुआ? कम हो गया, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी। ये समझ आया? हाँ, डेटाबेस का हम लोग अलग से बैकअप बना के रखेंगे उसको कि डेटाबेस का मैंने अलग से कॉपी बना, लेकिन क्या डेटाबेस के अंदर ही मैंने तीनों के लिए अलग अलग बना के रखा है? कैसा कुछ नहीं। ये समझ आया? रिडंडेंसी का मतलब समझ में आया? रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा कॉपीज बनना। ये समझ आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? शेयरिंग ऑफ डेटा। शेयरिंग ऑफ डेटा का क्या मतलब है कि डेटा मुझे क्या करना है? शेयर करना है। अब डेटा शेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे देखो डेटा शेयरिंग में, अच्छा डेटा शेयरिंग में प्रॉब्लम भी होगा ना। जैसे मान लो कि अगर आपको, जैसे आप किसी को लेटर लिख रहे हो, आपको डेटा शेयर कर रहे हो, अब वो लेटर लिखोगे तो आप किसी को उसको उसको दोगे, बराबर। अब गारंटी है क्या कि आप जिसके थ्रू दे रहे हो वो उसको नहीं खोल के पढ़ेगा, है ना? अगर आपने अपने किसी दोस्त को दिया वो तो पक्का पढ़ेगा, बराबर। डेटा शेयरिंग में प्रॉब्लम क्या है? फाइल बेस्ड सिस्टम में आपका सारा ट्रांजेक्शन वहां पे लिखा हुआ है, अगर आपको उसके साथ शेयर करना है तो सब उसमें सिक्योरिटी का इश्यू आ सकता है, बराबर ना? वो होता है डेटा शेयरिंग। तो फाइल सिस्टम में आपको क्या होगा? यहाँ पर प्रॉब्लम कौन सा आएगा? फाइल सिस्टम में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? डेटा शेयरिंग का प्रॉब्लम है कि इसको शेयर करना थोड़ा मुश्किल है। पासवर्ड लगा सकते हो क्या उस पे? ये बुक पे आप पासवर्ड लगाओगे क्या? है ना, ये भी एक फाइल सिस्टम की तरह ही है। ये बुक मुझे देना है, इस पे पासवर्ड लगेगा क्या? नहीं लगेगा, कोई भी आराम से खोल के पढ़ लेगा।
लेकिन डीबीएमएस में क्या होगा, डीबीएमएस में मैं किसी को भी एक्सेस दे सकता हूँ ना, वो ही खाली पड़ेगा। उस पर पासवर्ड लगा दिया और उसको मैंने पासवर्ड बता दिया है, ये पासवर्ड है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्या, डेटा शेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डेटा शेयरिंग डिफिकल्ट लिख देता है। ठीक है, यहाँ पर डेटा शेयरिंग क्या है, इजी है, इजीली हो जाएगा। बराबर, ये समझ आया। तो यहाँ पे डेटा शेयरिंग का मैंने क्या बोला, ये समझ आया। यहाँ पे डेटा शेयरिंग में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, उसको कैसे दूंगा, यहाँ पे पासवर्ड नहीं लगा सकता, कुछ नहीं लगा सकता। ठीक है, और शेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको अलग अलग कॉपीज बनाना पड़ेगा। बराबर, जैसे मान लो ये फाइल है मेरा, ये फाइल मुझे किसके साथ शेयर करना है, तो शेयर करूंगा तो यही पूरा देना पड़ेगा, या फिर इसके कॉपी बना के दूं। 4 जन के साथ अगर शेयर करना तो 4 कॉपी बनाना पड़ेगा अलग अलग, 4 कॉपी अलग अलग बनाऊंगा तो डेटा रिडंडेंसी भी होगा। समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डेटा शेयरिंग में, डीबीएमएस में एक जगह पे डेटा है, मैंने सबका अलग अलग यूजर अकाउंट क्रिएट है, मैंने बोला कि हाँ ये 4 यूजर को एक्सेस दे दो, इसका कॉपी बना क्या, मेरा डेटा का नहीं, ये चारों जन उसको एक्सेस कर लेंगे आराम से। जैसे अगर आपने मान लो गूगल ड्राइव आप लोगों ने यूज किया है, गूगल ड्राइव यूज किया है, किसने किसने किया है गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव नहीं यूज किया है आपने, आज तक कभी गूगल ड्राइव यूज ही नहीं किया आपने, क्या बात कर रहे हो। जीमेल अकाउंट है आप लोगों के पास, है ना, तो जीमेल अकाउंट में आप लोग को मिलता है गूगल ड्राइव। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे मिल गया ड्राइव करके मिलता है। यहाँ पर अगर आप ओपन करोगे ना तो यहाँ पे देखो आपको स्पेस मिलता है 15 GB का, तो यहाँ पर आप कुछ अपलोड करके अपने फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो ये आपके अकाउंट में यहाँ पे मिलेगा। अब जैसे मैंने एक फाइल यहाँ पर अपलोड किया, अब मुझे आप सबके साथ शेयर करना है, मैं आप सबका ईमेल आईडी पे यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा इसका कॉपी नहीं बन रहा है, आपको मैंने क्या क्या एक्सेस दिया, यानी कि आप जब चाहे इसको देख सकते हो ऐसा। तो यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन डेटा शेयरिंग हो गया, पासवर्ड भी लगा दिया तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी आ गया। समझ आया। तो डीबीएमएस का एडवांटेजेस है ये क्या, कि रिडंडेंसी कम हो गया, मेरा डेटा शेयरिंग इजीली हो गया। समझ आया। पढ़ो वो डेटा शेयरिंग में क्या लिखा है। पढ़ लिया, क्या बोल रहा है वो डेटा शेयरिंग में, क्या बोला है वहां पे, यहाँ पे क्या बोला है कि इन ए डेटाबेस द यूजर ऑफ डेटाबेस कैन शेयर द डेटा अमंग देमसेल्फ, यानी कि एक डेटाबेस में जितने सारे यूजर्स हैं हम लोग सब लोग डेटा क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमको कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। देयर आर वेरियस लेवल ऑफ ऑथराइजेशन टू एक्सेस द डेटा and consequently the data can only be shared based on correct authorization protocols being followed। ठीक है, ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि अगर आपका कॉलेज का कोई डेटा है, ठीक है, कॉलेज का डेटाबेस, अब कॉलेज के डेटाबेस में क्या क्या डेटा हो सकता है, कॉलेज के डेटाबेस में मेरे टीचर्स का डेटा हो सकता है, मेरे स्टूडेंट्स का डेटा हो सकता है ना, मेरे एग्जाम रिलेटेड हो सकते हैं। बराबर, ठीक है। अब इसमें देखो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भी हम लोग को डेटाबेस का एक्सेस देना पड़ेगा ना, डेटाबेस का एक्सेस यानी कि इन द सेंस कि डेटाबेस का जो डेटा है, या फिर ऐसा समझो कि यहाँ पे एक स्टाफ है, ठीक है, जो ये सब कुछ मैनेज कर, ये इतना मेरा डेटा जो है ये मेरे डीबी में है, और एक होता है मेरा स्टाफ जो इस पे काम करेगा। ठीक है, अब एक जो ये स्टाफ है, मान लो कि मेरा प्रिंसिपल है, मेरे प्रिंसिपल को टीचर्स का डेटा भी देखना चाहिए, स्टूडेंट का डेटा भी देखना चाहिए, एग्जाम का भी डेटा देखना चाहिए, प्रिंसिपल है सबका डेटा देख सकता है। अब एक है जो एग्जाम कमेटी में काम करता है, एग्जाम कमेटी में अगर वो एग्जाम कमेटी में काम करता है तो उसको किसका डेटा सिर्फ देखना चाहिए, सिर्फ एग्जाम, उसको टीचर्स के सैलरी से मतलब है क्या, बराबर, तो वो सिर्फ एग्जाम का देखेगा। अब अगर कोई मान लो कि कोई एक एडमिशन वाला डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अब अगर एडमिशन वाले डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसका एग्जाम से कुछ लेना देना है, उसको किसका एक्सेस मिलना चाहिए, स्टूडेंट का। ऑथराइजेशन का मतलब वो होता है कि किसके पास क्या ऑथराइजेशन है, कौन कौन सी चीजें एक्सेस कर सकता है। प्रिंसिपल अगर है वो सब कुछ एक्सेस कर सकता है, एग्जाम कमेटी वाला सिर्फ एग्जाम वाला देखेगा, ये वाला क्या सिर्फ स्टूडेंट। ये समझ आया। तो ये वही बोला, ऑथराइजेशन का मतलब वही होता है, समझ में आया कि आपको किस चीज की अथॉरिटी है, समझ में आया। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दो चीजें होती है,
ठीक है। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपने लॉगिन और पासवर्ड, आप जैसे यूजर नेम और पासवर्ड आप करते हो। ऑथेंटिकेशन जैसे एग्जांपल में हमारे क्लासेस में कौन कौन आ सकता है, हमारे क्लासेस के अंदर कौन कौन आ सकता है, जो यहाँ का स्टाफ है वो आ सकता है, यानी कि वो क्या है, वो ऑथेंटिकेटेड है ना। स्टूडेंट्स आ सकते हैं, वो क्या है, वो ऑथेंटिकेटेड है, बराबर। लेकिन स्टूडेंट्स कहाँ पर, स्टूडेंट्स की अथॉरिटी कहाँ पर है, स्टूडेंट्स की अथॉरिटी क्लासरूम में आके करने में। आपके पास ये अथॉरिटी है क्या कि आप जाओ स्टाफ रूम में, जाओ कुछ उनका फाइल्स देखो, ये अथॉरिटी है। ऑथेंटिकेटेड तो है यहाँ पर कि आप आ सकते हो अंदर, लेकिन आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप वहां पे जाके चेक करो, बराबर है। वैसे यहाँ पर भी जो एग्जाम कमेटी का जो है वो ऑथेंटिकेटेड है, वो आ सकता है डेटाबेस के अंदर जाके देख सकता है, लेकिन अथॉरिटी कहाँ तक है, सिर्फ एग्जाम कमेटी तक है। ये समझ आया। तो और वही है अथॉरिटी, और ऑथेंटिकेशन में डिफरेंस, ये समझ में आया पक्का। इसमें कुछ डाउट है, पूछना है किसी को? तो यहाँ पर डेटा शेयरिंग कितना इजी हो गया ना। अगर फाइल सिस्टम में हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि तू सिर्फ यही देख, इसमें से तू सिर्फ यही देख, ऐसा है क्या? नहीं, उसको देखे तो सब देखेगा, समझ आया। ये हो गया शेयरिंग ऑफ डेटा, ठीक है। फिर उसके बाद है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, देखो, डेटा इंटीग्रिटी मींस द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन डेटाबेस। Data integrity is very important as there are multiple databases in DBMS. All of this database contains data that is visible to multiple users, so it is necessary to ensure that data is correct and consistent in all database and for all the users. इसका मतलब क्या है, देखो, जैसे फाइल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो फाइल सिस्टम में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है डेटा इंटीग्रिटी का। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, देखो, जैसे मान लो कि दो जन काम कर रहे हैं किसी फाइल सिस्टम में, हम लोग दो जन काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइल सिस्टम है तो हमें ऑफ कोर्स दो जन को अगर काम करना है, हमको कॉपी बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक मैंने किसी एक को दिया, फिर उसके बाद मैंने एक पर्सन ए के पास कुछ डेटा है और एक पर्सन बी के पास कुछ डेटा है, ऐसा समझो। जैसे यहाँ पे हम लोग मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग है ना, जैसे मान लो क्लासेस का ही मान लो, हमारे पास एक फाइल है स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। हमारे पास एक फाइल है स्टूडेंट नाम से, और हम लोग क्या करते हैं कि हम जो भी फीस आता है ना, हम लोग उसमें एंट्री करते हैं। ये समझ आया, सिंपल, इसमें हम एंट्री करेंगे। तो जैसे मान लो कि, और ये इस पे काम कौन करता है, इस पे काम करता है पर्सन ए और पर्सन बी, दो जन काम करते हैं, बराबर। अब दो जन काम करना है तो इसका हम लोग क्या करना पड़ेगा, दो कॉपी बनाना पड़ेगा, बराबर ना। दो कॉपी बनाना पड़ेगा, यानी कि अगर एक एंट्री यहाँ पे हुआ तो सेम एंट्री यहाँ पर भी होना चाहिए, बराबर ना। क्योंकि मान लो, तो अगर मान लो ऐसा होता है कि इसमें यहाँ पर ना सब कुछ एकदम सही से चल रहा है, एक दिन में इसने पूरा लिखा, फिर ये क्या करेगा, ए अपना डेटा इसको दे देगा, बी अपना डेटा इसको दे देगा, ऐसा करके लोग कॉपी करके लिखना है, मेंटेन हो। अब होता क्या कि एक दिन ए जो है वो काम पे नहीं आया, ठीक है, और उस दिन किसी एक स्टूडेंट का फीस आया, तो उसका एंट्री कौन करेगा, बी कर लेगा अपने पास। तो बी ने यहाँ पर एंट्री किया, और एंट्री करके उसने बोला कि हाँ ठीक है, इसका 1000 रुपीज है, फी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जब ए आया काम पे, क्या उसके पास ये डेटा है अभी तक? नहीं है। अब मान लो कि एक और स्टूडेंट का कोई फीस आ गया, दूसरा, उसने बोला कि इसका 5000 आया है, वो अपने काम में बिजी हो गया, ये तो रह गया ना, बराबर। यानी कि यहाँ पे जो डेटा है और यहाँ पे वो डेटा नहीं है, यानी कि डेटा मैच हो रहा है क्या? नहीं। इसी चीज को बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हर जगह पे क्या होना चाहिए, सेम डेटा होना चाहिए, बराबर। ये होता है डेटा इंटीग्रिटी। अब डेटा इंटीग्रिटी में फाइल बेस्ड सिस्टम में, जैसा भी मैंने बताया, फाइल बेस्ड सिस्टम में कितना मुश्किल है करना, है ना। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इंटीग्रिटी कैसे मैनेज होगा, एक ही डेटाबेस है और एक ही डेटाबेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स क्या कर रहे हैं हमारे, उसको यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मान लो मेरा एक डेटाबेस है, ठीक है, ये मेरा एक डेटाबेस है और इसका एक्सेस बहुत सारे लोगों के पास है ना। जैसे इसका एक्सेस पर्सन ए के पास भी है, पर्सन बी के पास भी है, पर्सन सी के पास भी है, और ये सब लोग क्या कर सकते हैं, ये सब लोग इसके ऊपर एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपना एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, बराबर ना। एक ही सेम ही चीज है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम आएगा क्या? नहीं, हर जगह पे क्या होगा, डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा,
बराबर ना। मान लो किसी दिन ए नहीं आया तो आके इसको वापस से चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, बी ने ऑलरेडी उसमें डाला हुआ है। ये समझ आया? या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही डेटाबेस का मल्टीपल कॉपीज भी बनेगा। जैसे मान लो कि ये मेरा एक डेटाबेस है, अब ये डेटाबेस का बैकअप के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी सेम जिसका मैं अलग से कॉपी बना के भी रखता हूँ, क्योंकि अगर कभी जरूरत पड़ गया, अगर ये डेटाबेस क्रैश हो गया तो ये वाला डेटाबेस यूज करूंगा। तो ये दोनों डेटाबेस भी क्या कर सकते हैं, ये दोनों डेटाबेस भी आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि भाई ये डेटाबेस 1 में अगर कुछ डेटा आया तो डेटाबेस 2 में भी अपने आप अपडेट कर दो, है ना। इजी हो जाएगा ना ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ऐसा है क्या कि इसको मैनुअली जाके अपडेट करना पड़ेगा? नहीं, लिंक रहेगा। हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको हमने क्या करके रखा है, लिंक करके रखा है कि यहाँ पर जो डेटा आएगा वो यहाँ पर आ जाए। समझ आया? तो मल्टीपल डेटाबेसेस में डेटा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। तो वही लिखा है डेटा इंटीग्रिटी में। क्या लिखा है? सेकेंड लाइन देखो, सेकेंड लाइन से, डेटा इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज देयर आर मल्टीपल डेटाबेसेस, है ना, एक से ज्यादा डेटाबेसेस होते हैं। ठीक है। All of this database contain data that is visible to multiple users, so it is necessary to ensure data is correct and consistent. Correct यानी कि सही, और consistent यानी कि same। समझ आया? ऐसा नहीं है ना कि इसमें कुछ अलग है और इसमें कुछ अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समझ आया? पक्का? ठीक है। अब इसके बाद तुम लोग को एक और चीज तो समझ आ ही गया होगा, अगर इतना समझ आया है तो, वो है सिक्योरिटी, है ना। फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी था क्या कुछ? सिक्योरिटी नहीं था। ठीक है, सिक्योरिटी इशू। और इसमें अच्छा, यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेटा, डेटा इंटीग्रिटी, और यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे नो डेटा इंटीग्रिटी। सिक्योरिटी इश्यूज है, और यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज है क्या? यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तक देखो, अभी तक हमने जितना देखा उससे तुमको पता चल गया, जब हम लोग शेयर कर रहे हैं तो भी हम लोग पासवर्ड लगा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, ऑथराइजेशन कर सकते हैं, वही सारी चीजें हैं डेटा सिक्योरिटी में। ठीक है। अब जिसको पास लॉगिन है वही, जिसका पासवर्ड मैच नहीं हो रहा उसको हम लोग एक्सेस देंगे क्या? नहीं देंगे, वही सारी चीजें। फिर है प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब क्या है, जिसका जो डेटा है वही दिखेगा ना, उसको उतना ही दिखेगा, दूसरे का डेटा दिखेगा क्या? नहीं। जैसे बैंक का डिटेल है तो मुझे मेरे बैंक के अकाउंट का सारा डिटेल दिखेगा ना, किसी और का दिखेगा क्या? प्राइवेसी भी होगा। फिर बैकअप एंड रिकवरी में क्या है कि अगर एक डेटाबेस मान लो मेरा चला गया, किधर गया, दूसरा भी है मेरे पास, तो बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन भी है कि मैंने देखो यहाँ पे जो जो चेंजेस हो रहा है मैं उसका बैकअप यहाँ पे लेकर रख रहा हूँ। अब जब भी चाहिए रहेगा मैं क्या करूंगा, रिकवर कर लूंगा। ये सारी चीजें यहाँ पर मुझे मिल गया। ये समझ आया? ये एक है। और यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या है, नो बैकअप, बैकअप और रिकवरी। है, और यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा किसका, बैकअप एंड रिकवरी का, फिर प्राइवेसी का, वो सब तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो। समझ आया ये? कोई डाउट है इसमें? एडवांटेजेस समझ में आ गया? ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन डीबीएमएस। क्या है? डेटा टाइप्स इन डीबीएमएस। ठीक है। अच्छा, हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं वो डेटा कौन से टाइप का होता है? डेटा कौन से टाइप का होता है बताना जरा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा नेम। आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? मानसी। ठीक है, ऐसे। ठीक है। तो इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे सिटी, एड्रेस में मैंने यहाँ पे लिख दिया मुंबई। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर क्या है आपका? 8। ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉलेज। कॉलेज क्या है? विकास कॉलेज। ठीक है। फिर यहाँ पर मुझे चाहिए रहेगा, ईमेल चाहिए रहेगा। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर और क्या डेटा हो सकता है? हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो सकता है ना। डीओबी कर दिया मैंने। डीओबी यहाँ पे मैंने डाल दिया, मान लो 14 टू 2003 क्या 2004? 6 के हो तुम लोग? काफी छोटे हो यार तुम लोग तो। ठीक है।
फिर फ़ोन नंबर, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ एक फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, ऐसा मेरा डेटा आ गया। अब अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डेटा जो है वो किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का डेटा जरा बताना मुझे। जैसे यहाँ पर अगर मैं नेम बोलूँ, ये जो नेम है ये क्या मेरा इंटीजर टाइप का डेटा है क्या? इंटीजर है ये? जो नाम लिखा है वो कौन सा टाइप का डेटा है? वो मेरा टेक्स्ट टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट है, या फिर आप बोल सकते हो ये मेरा वैरचर टाइप का डेटा है, बराबर ना? समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेरा रोल नंबर है, ये टेक्स्ट है क्या? ये इंटीजर है ना? वो डेटा, इसमें देखो डेटा क्या है, ये डेटा है। मानसी ये नाम क्या है, ये डेटा है। डेटा का टाइप, वो किस टाइप का डेटा है? टेक्स्ट टाइप का है। 8 ये क्या है? डेटा है। ये किस टाइप का डेटा है? इंटीजर। समझ में आया क्या? वैसे ये कौन सा टाइप का डेटा है? टेक्स्ट। समझ में आया? टेक्स्ट टाइप का डेटा है। फिर ये कौन सा टाइप का डेटा है? ये वाला डेट, ये डेट है। तो इंटीजर नहीं, यहाँ पर इसमें अलग से इसको बोलेंगे ये डेट टाइप का डेटा है। ये समझ आया? फिर ये कौन सा टाइप का डेटा है? इंटीजर। समझ में आया? इंटीजर। मुंबई कौन सा टाइप का डेटा है? टेक्स्ट। और क्या बचा है? ईमेल। ईमेल कौन सा टाइप का डेटा है? टेक्स्ट। समझ आया? डेटा और डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है, समझ आया? ठीक है। अब देखो पेज नंबर 23 पर अगर आप देखोगे टेबल बना हुआ है, एक है टेक्स्ट, न्यूमेरिक, डेट और टाइम, है ना? अच्छा टाइम भी होता है यहाँ पे कि किस टाइम पे, जैसे यहाँ पर अगर आप टाइम, जैसे मैंने बोला टाइम ऑफ बर्थ, है ना, कि कितने बजे पैदा हुए थे, तो ऐसे यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया 10:07 पे, ऐसा, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप का डेटा हो गया? टाइम। ऐसा, ठीक है। ये सब कुछ समझ आया? अब ये पूरा पढ़ो कि कैर टाइप में क्या होगा, वैर कैर में क्या होगा, डेसिमल, न्यूमेरिकल में भी इंट भी है, डेसिमल भी है, अलग अलग है। पढ़ो वो क्या है, टेबल पढ़ो। पढ़ लिया? हाँ, पैरेंथेसिस का मतलब क्या? पैरेंथेसिस मतलब ये जो हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं ना, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। पढ़ लिया? ठीक है, समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया? पक्का? किस किस को समझ आ गया? पूरा हाथ खड़े करो। इधर समझ तो आई है, अब आप कुछ भी पूछना बता दो। ऐसा किसको समझ आ गया? ऐसा किसी को भी नहीं समझ आया? अच्छा ऐसा किसको समझ आया कि सर समझ में तो आ गया लेकिन आप पूछोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, ऐसा किसको समझ में आ गया? ऐसा भी किसी को नहीं समझ में आया? अच्छा किस किस को नहीं समझ में आया? किसी को समझ, मतलब अजीब है यार, तुम लोगों को ना समझ में आया है, बस मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ।
तुमको फिर वो एक्सप्लेन करूँ कि नहीं करूँ, फिर ऐसा सबको समझ आ गया है वो? किसको नहीं समझ आया खड़े करो, एक जन को। और किसको नहीं समझ आया है? टेक्स्ट नहीं समझ आया। और किसको नहीं समझ आया है? हाँ? डेसिमल। और मुझे नहीं पूछ रहा मतलब उनको समझ आ गया है, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? तो सब समझ में आ गया, ठीक है? तो पूछूंगा तो बताएगा ना। और कोई है ऐसा? नहीं? थोड़ा रिस्पॉन्स दो थोड़ा कि समझ में आ गया है नहीं है ऐसा। अच्छा 10% तो सर समझ आ गया मुझे, 10% समझ आ गया। ऐसा कितने जन? सर इसमें जो लिखा 10% सर समझ में आ गया, बाकी 90% में सर वो फंस गया। ऐसे कितने जन हैं सर? अच्छा 50% वाले हैं कि सर 50% तो समझ आ गया लेकिन बाकी नहीं आया। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ आया है ना। चलो देखो, सबसे पहला बोला है टेक्स्ट, ठीक है? टेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो टेक्स्ट में मेरे पास दो टाइप आ जाता है, एक आ जाता है कैर और एक आ जाता है वेर कैर, ठीक है? कैर का मतलब क्या होता है? देखो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, होल्ड्स अ फिक्स लेंथ स्ट्रिंग, कैन कंटेन लेटर, नंबर्स, अ कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, द फिक्स साइज इज स्पेसिफाइड इन पैरेंथेसिस। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है? कितना बताऊं? चलो पहले बताता हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना तो तुम लोग बाद में देख सकते हो। देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एक होता है टेक्स्ट में, एक होता है कैर, ठीक है? इसको क्या पढ़ते हैं? कैर। चार नहीं पढ़ने का, इसको क्या पढ़ने का? कैर। कैरेक्टर का आधा है वो कैर, ठीक है? कैर का मतलब क्या होता है? कैर का मतलब सिंपल सा ये होता है, ऐसा डेटा जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या आएगा। देखो कैर में ना सबसे पहले आ सकता है लेटर्स, ठीक है? यानी कि ए अल्फाबेट, ए से लेके जेड तक सारी चीजें। फिर इसके अंदर आ सकता है नंबर्स, ठीक है? नंबर्स। फिर इसके अंदर आ सकता है अपना सिंबल्स, ठीक है? अच्छा सर नंबर्स यहाँ पे कैसे आ गया? नंबर्स तो इंटीजर में आना चाहिए, है ना? देखो होता क्या है बताता हूँ। देखो जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि कोई भी मेरा डेटा टाइप जो है, जैसे मान लो कि नेम, ठीक है? नेम हमारा टेक्स्ट टाइप का था, मैंने बोला कैर टाइप का है। इसका मतलब क्या है कि नेम में मेरे पास ये पूरा नाम आ रहा है, इसमें सारे लेटर्स हैं। अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो भी टेक्स्ट ही मैंने बोला था, इसमें स्पेशल सिंबल है ना? अब अगर मान लो इनका ईमेल आईडी अगर ऐसा है मानसी05, अगर ऐसा है, क्या इसमें नंबर है? तो इसको नंबर में डालेंगे कि किस में डालेंगे? इसको कि कैरेक्टर में डालेंगे? किस में, किसी एक में डालना पड़ेगा ना। इसको डालेंगे हम लोग इसमें टेक्स्ट में डालेंगे, क्योंकि टेक्स्ट क्या कहता है? टेक्स्ट ये कहता है कि उसमें आपको लेटर्स, नंबर, सिंबल सब कुछ आ सकता है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या? देखो जब आप ऐसे लिखोगे नेम तो यहाँ पर ना ऐसे कोट्स आएगा, समझ आया क्या? यहाँ पर आएगा ऐसे कोट्स, तो ये क्या होगा मेरा? ये होगा मेरा टेक्स्ट, ये होगा मेरा टेक्स्ट, समझ आया? मैं बोल रहा हूँ ईमेल, ईमेल, ठीक है? तो ईमेल में भी डबल कोट्स में या फिर सिंगल कोट्स में यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे, समझ आया? ये क्या उनसे टाइप का हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा टेक्स्ट, समझ आया? कोई भी चीज अगर मैं जैसे मान लो कि अगर मैं रोल नंबर को ऐसे लिखूं डबल कोट्स में, इसको भी क्या कंसिडर करूंगा मैं? टेक्स्ट। लेकिन इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, इसको क्या कंसिडर करूंगा मैं? समझ आया क्या? ठीक है, तो मतलब ऐसे कोट्स में आएगा, ठीक है? अच्छा सर कैरेक्टर क्या बोल रहा है? कैरेक्टर ये कहता है, देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। जो भी हमारा डेटाबेस होता है, ठीक है? जैसे मान लो ये मेरा एक डेटाबेस है जहाँ पे मेरे स्कूल का सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है? ये मेरा स्कूल का डीबी है, स्कूल डीबी, ठीक है? मेरे स्कूल का डेटाबेस है। स्कूल के डेटाबेस में मेरे पास किस किस का डेटा होगा? स्कूल के डेटाबेस में स्टूडेंट का होगा, टीचर का होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगे। मैं अभी के लिए मान के चलता हूँ मेरे पास एक स्टूडेंट का स्टूडेंट नाम का एक टेबल होगा। टेबल का मतलब क्या होता है पता है तुमको? टेबल का मतलब पता है क्या होता है? टेबल, टेबल, अरे टेबल, ये वाला टेबल नहीं। टेबल यानी कि सिंपल जिसमें रो और कॉलम्स होता है, पता है ना?
तो जैसे यहाँ पर एक टेबल बन गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको टेबल ही बोलते हैं ना। जैसे तुम लोग ने अगर एक्सेल शीट देखा होगा, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का देखा है ना, तो उसमें क्या होता है, ऐसे टेबल बनता है ना। ये वाला कहाँ से आ गया, ये वाला चाहिए। ऐसे टेबल्स बनता है, और उस टेबल्स के अंदर क्या बनता है, एक टेबल के अंदर, अच्छा इसके अंदर ये मैंने बनाया है जो, इसके अंदर कितने कॉलम बन गए, 3 कॉलम बन गए। इसके अंदर फिर ये रो बनेंगे ऐसे, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टेबल। तो डेटाबेस के अंदर ऐसे टेबल्स होते हैं, ये समझ आया क्या। तो ये एक टेबल है जहाँ पे किसका डेटा स्टोर है, स्टूडेंट का। तो ये मैं बोलूंगा ये मेरा स्टूडेंट टेबल है, ये समझ आया। अब ये टेबल कैसे बनेगा, डेटाबेस कैसे बनेगा, कैसे कोड लिखेंगे बताऊंगा मैं। अब इसके अंदर मान लो यहाँ पर मेरा आईडी स्टोर होता है स्टूडेंट का, या फिर यहाँ पे नेम स्टोर होता है, और यहाँ पर जो है मेरा रोल नंबर ऐसे स्टोर होता है, ठीक है। और यहाँ पे सारा उसके नीचे हम लोग जैसे यहाँ पे डेटा लिख सकते हैं 1, फिर उसके यहाँ पर जो भी नाम रहेगा ना वो सब कुछ यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर रोल नंबर में मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ऐसे सारा डेटा स्टोर होगा। होता क्या है, जब हम ये टेबल बनाएंगे ना, जब भी ये टेबल बनेगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि स्टूडेंट टेबल में कितने कॉलम होंगे। कितने कॉलम है यहाँ पे, 3। तो जब मैं टेबल बनाता हूँ तो ना मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि भैया आईडी जो है ना वो आप इंटीजर टाइप का रखना टेबल में, फिर नेम कॉलम जो है ना वो आप टेक्स्ट टाइप का रखना, या फिर कैर टाइप का रखना। ये समझ आया क्या, कैर टाइप का रखना। इसके बाद जो रोल नंबर है वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रोल नंबर हम लोग को इंटीजर टाइप का रखना पड़ेगा, ऐसा बताना पड़ता है जब हम बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो बताऊंगा। जब हम ऐसा लिखते हैं ना नेम कैर, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर तुम लोग लिखोगे ना लास्ट में लिखा है द फिक्स साइज इज स्पेसिफाइड इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ये ब्रैकेट, समझ आया। कहना वो ये चाह रहा है कि जब आप टेबल बनाओगे और अगर आपको बनाना है आपके एक कॉलम को कैर टाइप का बनाना है, तो आप यहाँ पे पैरेंथेसिस में आप जो है ना एक लेंथ दे सकते हो, जैसे मैंने बोला 20, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे टेबल में जो भी डेटा जाएगा, इस नेम कॉलम में जो भी जाएगा, वो जो नाम है वो नाम का लेंथ कितना होना चाहिए, 20 से कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन 20 से ज्यादा अगर हो जाएगा तो चलेगा क्या। हमने यहाँ पर टेबल बनाते टाइम में क्या बोला है कि नेम जो है वो कितना होना चाहिए, वो फिक्स साइज है, समझ आया क्या। तो उससे कम का भी होगा तो चलेगा, 20 होगा तो भी चलेगा, लेकिन 20 से ज्यादा होगा तो चलेगा क्या। अगर 20 से ज्यादा है तो फर्स्ट 20 कैरेक्टर को लेके स्टोर कर देगा, आगे का नहीं करेगा। ये समझ आया, ठीक है। या फिर कुछ एरर दे देगा कि ये फिक्स लेंथ नहीं है, समझ आया। ये होता है मेरा कैर। कैर सबको समझ आया पक्का, किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट है नहीं, सबको समझ आया कैर क्या है। अब देखो मान लो जैसे किसी का नाम है, अगर किसी का भी नाम है वो 10 लेटर का है, 15 लेटर का है, तो मेरा 20 ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी का कैरेक्टर का नाम जो है ना 22 का है, तो चलेगा क्या यहाँ पे, नहीं चलेगा। अच्छा चलो, मैं ज्यादा से ज्यादा बड़ा नाम किसका कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा नाम, तो एक काम करो, मैंने बोला कि सर एक काम करो, मैंने इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है। इसको 100 रख देता हूँ मैं। ज्यादा से ज्यादा किसका कितना बड़ा नाम होगा, 100 लेटर तक आ जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, कोई बताएगा। नहीं नाम तो वो नहीं, वो तो ठीक है। यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखो नेम के अंदर हमने क्या बोला, नेम के अंदर हमने बोला इसके अंदर हम ऐसा नाम स्टोर कर सकते हैं जो 100 लेटर तक आ जाएगा इसमें। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, मान लो एक नाम लिखने के लिए हम लोग उसको कितना जगह दे रहे हैं, 100, है ना। यानी कि हम इन शॉर्ट हम उनको मेमोरी दे रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला कि आपको 100 वर्ड्स लिखने के लिए जगह मिल गया। अब मान लो किसी का नाम है ओम, कितने कैरेक्टर यूज हुए, कितने वेस्ट हुए, यहाँ पे वेस्ट हुए, समझ आया। ये होता है कैर, ठीक है। तो फिर ये ओम वाले लोग के लिए क्या किया, इन लोग ने सोचा कि ये लोग के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो इन्होंने एक और बनाया, जैसे कैर बनाया वैसे इन्होंने एक और क्या बना दिया, उन्होंने बोला कि कैर की जगह पे आप एक क्या यूज कर सकते हो, वैर। तो इन्होंने वैर बना दिया। अब ये वैर क्या है, वैर का मतलब होता है वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल का इसका मतलब क्या होता है, देखो इन्होंने बोला जैसे कैर काम करता था, जो कैर है सेम टू सेम वही है, इसके आगे खाली क्या है, वेरी करेगा। यानी कि अगर अभी अगर कोई ओम नाम का है, इसने कितना कैरेक्टर यूज किया, तो इसको 2 दे दो, और वो 98 जो है ना उसको वेस्ट मत करो, उसको फ्री सेट कर दो किसी और के लिए, समझ आया। इसको बोलते हैं वैर कैर, वेरिएबल, कि वो
फिक्स नहीं है कि 100 ही रहेगा करके, उसको हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ आया? कोई डाउट है? कैर और वर्कर समझ आ गया? पक्का? फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद डेसिमल और इंट। डेसिमल और इंट तो तुमको पता ही है। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल जैसे कि दशमलव, सही बात है। 57.8 ये क्या हो गया मेरा? डेसिमल। इंटीजर क्या हो गया? इंटीजर। ठीक है। फिर डेट और टाइम, अगर डेट सेव करना है तो डेट, टाइम सेव करना है तो टाइम। समझ आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? डेटा टाइप्स इन डीबीएम में समझ में आ गया? पक्का? समझ आया ना कि सर के ऊपर से गया? गया सर के ऊपर से? नहीं? चलो, उसके बाद यहां पर आ जाओ तुम लोग, उसी सेम पेज नंबर पे 23 पेज नंबर पे रिलेशनल मॉडल है, दिख रहा है? और ऊपर डेटा मॉडल है, डेटा मॉडल, रिलेशनल मॉडल। वो पूरा एक बार पढ़ो और मुझे थोड़ा समझाओ। अंग्रेजी में लिखा ना, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। तुम लोग थोड़े स्मार्ट लोग हो, तुमको थोड़ा समझ आएगा। पढ़ के बताओ जरा। पेज नंबर 23, पीछे लाइट चालू करो तो तुम लोग दिख रहा है पढ़ने के लिए? पक्का? पढ़ो फिर, थोड़ा पढ़ के एक्सप्लेन करो, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ अपने, क्या लिखा है वहाँ पे। पढ़ लिया? पढ़ लिया? समझ में आया? समझ में भी आ गया? हाँ तो यार तुम लोग, तुम लोग पढ़ भी लेते हो, समझ में भी आ जाता है। अच्छा, क्या लिखा है? डेटा मॉडल क्या होता है? डेटा मॉडल एक वर्ड है और एक वर्ड है रिलेशनल मॉडल। क्या होता है देखो, सिंपल। एक है डेटा मॉडल। सर डेटा मॉडल एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? डेटा मॉडल, सबसे पहले ये समझो कि हम लोग जो भी डेटाबेस बनाएंगे ना, हम लोग डेटाबेस बनाना पड़ेगा, तो वो डेटाबेस हम लोग जो बनाएंगे उसका जो डिजाइन हम लोग रेडी करेंगे ना, उसको बोलते हैं डेटा मॉडल। यानी कि जैसे मान लो कि हमारा क्लासेस है, ठीक है, हमारे क्लासेस का सारा डेटा जैसे तुम लोग को बोल दे, अभी तुम लोग ने तो डीबीएमएस पढ़ लिया तो तुम लोग का आता है। अब सर ने बोला कि तुम लोग को ना हमारा जितना भी डेटा है वो सब डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर करना है, ठीक है। अब डेटाबेस में स्टोर करने के लिए तुम लोग सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तो देखोगे कि क्या डेटा है, किस किस चीज़ का डेटा है। स्टूडेंट का डेटा है, टीचर्स का डेटा है, ट्रांजैक्शंस का डेटा है, वो सारा डेटा लोगे। आप फिर लिस्ट करोगे कि मेरे डेटाबेस में जैसे हमने डेटा स्टोर करने के लिए स्टूडेंट का टेबल बनाया था, वैसे टीचर्स का डेटा स्टोर करने के लिए टीचर का टेबल बनेगा, बराबर ना? तुम्हारे मार्क्स स्टोर करने के लिए स्टूडेंट के मार्क्स का टेबल अलग से बनेगा। ये सारी चीज़ें अलग से बनेंगी। क्या ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक रहेगा कि लिंक नहीं रहेगा? लिंक रहेगा, नहीं लिंक रहेगा। जैसे अगर एक स्टूडेंट का डेटा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे जैसे मान लो यहाँ पर एक टेबल है स्टूडेंट का, ठीक है, और यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम है ABC, और एक टेबल है मार्क्स का, और एक टेबल है मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर मार्क्स है 10। अब मैं बोलूंगा कि ABC को कितना मार्क्स मिला जरा बताना, तो कैसे बताएंगे हम लोग? ये टेबल में चेक करेंगे।
लेकिन ये टेबल में तो सिर्फ उसका नाम है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, उसका मार्क्स है क्या यहाँ पर? उसका मार्क्स कहाँ पर है? मार्क्स के टेबल में। तो कैसे बताएँगे? बता तभी पाएँगे जब इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिलेशन होगा। बराबर ना? जैसे एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, देखो। अभी मैं एक्सेल में समझाता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, तो और अच्छे से बताऊँगा डेटाबेस कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें। चालू ही नहीं हुआ ये तो, फिर से करते हैं। नहीं, इसमें कुछ तो एरर है। ठीक है, चलो मैं इसमें बताता हूँ। चलो देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है? स्टूडेंट नाम का टेबल है, और ये स्टूडेंट नाम के टेबल में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा जो है ना वो मैं स्टोर करके रख लेता हूँ, ठीक है? जैसा यहाँ पे ये मेरा स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट नाम के टेबल में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास स्टूडेंट नाम के स्टूडेंट का आईडी होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, और क्या होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा मान लो, ठीक है? और एक ईमेल होगा, ठीक है? ठीक है? ऐसे ये मेरा क्या है, ये मेरा स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है? ये है मेरा स्टूडेंट टेबल ऐसा। अब यहाँ पे मैं उसका क्या कर सकता हूँ, उसका मैं आईडी, ठीक है? उसका नेम, अपना-अपना नाम बताओ ज़रा फटाफट एक-एक जन का। शुभम को क्या कहते हैं, सुपरस्टार है। और बताओ फटाफट नाम बताओ। स्पेलिंग है? और बताओ, और नाम बताओ ज़रा फटाफट। नाम बताओ। नाम बताओ, मुझे तो तुम लोग का नाम भी नहीं पता, मुझे अभिषेक, अभिषेक का नाम पता है, और बताओ। प्रगति का नाम पता है मुझे, और बताओ नाम। यार, कितना शर्माते हो तुम नाम बताने में भी। चलो ठीक है, इतना नाम मुझे पता है, ठीक है? फिर यहाँ पे सबका कुछ ना कुछ एक फ़ोन नंबर होगा, ऐसे सबका मैंने यहाँ पे ऐसा डिटेल यहाँ पे ऐसे सबका नंबर स्टोर है, ठीक है? तो यहाँ पे चाहिए मुझे एक ईमेल, तो यहाँ पर ऐसा सबका ईमेल रहेगा कुछ ना कुछ, है ना? तो यही सेम चीज़ जो है मैं ऐसे करके कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है? ये हो गया मेरा डेटाबेस रेडी। तो ऐसे मेरे पास मेरे तो ऐसे मेरे पास मेरे सारे स्टूडेंट जो है वो सबका डेटा मेरे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है? रेडी है। ऐसे स्टूडेंट टेबल मेरा रेडी। ऐसे ही अलग से मेरा क्या बनेगा पता है, अलग से बनेगा मेरा मार्क्स, ठीक है? अब ये मार्क्स बना ना, अब ये मार्क्स को मैं और इसमें ये दोनों टेबल में लिंक कैसे होगा, ये देखो। ये दोनों टेबल में लिंक कैसे होगा, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया ठीक है, देखो यहाँ पे एक मैंने दे दिया कि जैसे यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे रोल नंबर नहीं है ना, ठीक है? चलो यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया आईडी, ठीक है? यहाँ पे दिया मैंने सब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने दे दिया उसके मार्क्स, ठीक है? और कुछ तो नहीं, ठीक है? चलो इतना, ये 3 चीज़ें काफ़ी है, ठीक है? अब देखो होगा क्या, ये दोनों टेबल को लिंक कैसे होगा, ये जो आईडी है, ये आईडी और ये वाला आईडी, ठीक है? ये दोनों को मैं क्या करूँगा, मैच करूँगा। दोनों को मैच करूँगा मतलब क्या सर, देखो ये आईडी
और ये वाला आईडी, यानी कि इस टेबल का जो ये आईडी कॉलम है और ये जो आईडी कॉलम है, ये दोनों को मैच करूंगा, यानी कि मैच वाला कलर तो मैच होने दो, ठीक है। चलो ऐसे, अब देखो यहाँ पे जब मैं डेटा एंट्री करूंगा तो कैसे करूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट आ गया यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे मार्क्स एंटर करना है, ठीक है। मान लो मैंने आपका टेस्ट किया जैसे मानसी का, तो मानसी का मुझे मार्क्स पता चला, तो मैं क्या करूंगा, मार्क्स टेबल में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उनका आईडी चेक करूंगा, आईडी क्या है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1, यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, ठीक है। तो जो भी मार्क्स है मार्क्स पे ये समझ आया ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को वापस मुझे अगर इनका एंट्री करना है दूसरे सब्जेक्ट के लिए, फिर से आईडी क्या लिखूंगा 1, फिर किसी एक सब्जेक्ट में केम, ठीक है, यहाँ पे अच्छा मार्क्स लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही फिर उसके बाद किसी और स्टूडेंट का अगर करना रहेगा तो मैं क्या करूंगा 4, ठीक है, ठीक है। ऐसे समझ आया क्या, ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के मैं यहाँ पे मार्क्स में यहाँ पे सेव कर सकता हूँ, बराबर ना। कोई डाउट है इसमें किसी को, ठीक है। अच्छा, ये दोनों टेबल मेरे लिंक कैसे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को, ये दोनों टेबल लिंक है, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पर मैं ID8 ऐसा करके डाल सकता हूँ क्या, यहाँ पे क्यों नहीं डाल सकता हूँ, है ही नहीं, तो ऐसा डालूंगा तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ये समझ आया क्या। तो ऐसे नहीं डाल सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं ऐसे मैं करके मैं मार्क्स डाल सकता हूँ। अभी दोनों टेबल जो लिंक हो गया है, ये हम लोग कैसे पता चलेगा, देखो अगर मैं बोलूंगा कि मुझे ना ये सारे डेटा चाहिए, ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर हम लोग ने मान लो, जैसे यहाँ पे हम लोग ने यूज किया है, मैंने बोला अभिषेक, अभिषेक के जितने मार्क्स है ना मुझे सब दे दो, तो वो मार्क्स जाके कौन से टेबल में चेक करेगा, मार्क्स टेबल में जाएगा और क्या बोलेगा कि अभिषेक का आईडी क्या है मुझे सिर्फ बताओ, अभिषेक का आईडी क्या है 4, यहाँ पे देखिएगा आईडी 4 है यहाँ पर, ये उसको बोलेगा मार्क्स, ये समझ आ। अगर एक से ज्यादा मार्क्स चाहिए तो जैसे देखो, जैसे यहाँ पर ID1, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ID1 के जितने मार्क्स है ना सब दे दो, तो जितने में कितना है यहाँ पे 2 है, तो दोनों ही दे देगा वो, समझ आया क्या। तो यहाँ पर ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्या है, मैच हो रहा है, ये समझ आया। इस टेबल में और इस टेबल में क्या है, रिलेशन है, उसी को बोला है रिलेशनल मॉडल, समझ आया। हम लोग हमारा डेटाबेस के अंदर टेबल्स कुछ इस तरह से बनाएंगे कि दोनों टेबल के अंदर क्या होगा, हमारा रिलेशन होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, मान लो ये आईडी नहीं है, तो आईडी अगर नहीं है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टूडेंट का नाम भी सेव करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से सेव करना पड़ेगा, उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे अलग से सेव करना पड़ेगा मार्क्स के लिए, ठीक है। मान लो कि हमने किसी, मान लो एक स्टाफ को हमने एक्सेस दिया है सिर्फ ये मार्क्स टेबल देखने के लिए, ठीक है। अब उनको क्या करना पड़ेगा, मार्क्स में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अच्छा इसका मार्क्स कम आया तो इसको फ़ोन करना, तो फ़ोन के लिए इसको फिर से कहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ऐसा। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हमारे पास ऐसा ऑप्शन होता है कि यहाँ पर ID1 है ना, तो ID1 में उसका मार्क्स ये सब कुछ एक साथ हमको दिखा दे, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एक ही साथ हो, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं देखने के लिए, हम लोग, मैं बोलूँगा कि अच्छा मुझे ना ये स्टूडेंट टेबल में से नाम और फ़ोन नंबर चाहिए और यहाँ से मार्क्स चाहिए, तो काम ईज़ी हो गया ना मेरा। अलग-अलग भी है और मैं देखने के लिए मैं साथ में देख भी सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टूडेंट का ये दोनों सब्जेक्ट में क्या मार्क्स है वो सब कुछ आ जाए, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। इससे होगा क्या, यहाँ पे मेरा डेटा कॉपी हो रहा है क्या बार-बार, नहीं, एक डेटा अलग से यहाँ पर है, एक डेटा यहाँ पर है, जब चाहिए मैं इसको साथ में लेके आ सकता हूँ। इसी चीज़ को क्या बोला है, रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल यानी कि दोनों टेबल के बीच में क्या है, रिलेशन, ये समझ आया। अच्छा, एक और चीज़, ये सारी चीज़ें क्या है, मेरा कॉलम है। स्टूडेंट टेबल में कौन सा कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है, आईडी, क्योंकि आईडी से ही पता चलता है ना कौन से स्टूडेंट के बारे में। मान लो कि एक और स्टूडेंट है यहाँ पे, जैसे मैंने मान लो 7, ठीक है 7। अब यहाँ पे मान लो ऐसा है कि यही स्टूडेंट का नाम सेम है, दो जन है इस सेम नाम से, ऐसा हो सकता है। तो मैं नाम से किसी को भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ क्या, क्योंकि अगर एक नाम से 2 जन भी तो हो सकते हैं ना यहाँ पर, लेकिन आईडी सबका क्या है, आईडी रिपीट होगा क्या, तो मैं अगर ID6 बोलूंगा तो ID6, ID7 बोलूंगा तो ID7, इवन तो इनका नाम सेम है। यानी कि ऐसा कॉलम, ये जो कॉलम है ये मेरा आइडेंटिफायर का काम कर रहा है, यानी कि ये यूनिक कॉलम है, ये यूज करके मैं किसी के बारे में पता लगा सकता हूँ, मैं नाम से नहीं पता लगा सकता हूँ। हाँ, फोन नंबर भी मैं यूज कर सकता हूँ कि फोन नंबर भी सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से आईडी बनाते हैं, ये समझ आया क्या। तो ये जो आईडी बना है मेरा, ये क्या है, मेरा आइडेंटिफायर। तो इसको क्या बोलूंगा, ये जो कॉलम है, आईडी कॉलम है ना मेरा, ये है मेरा प्राइमरी
प्राइमरी की, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, मेन, ये मेरा प्राइमरी की है। प्राइमरी की यूज करके मैं किसी के बारे में भी पता लगा सकता हूँ। ये समझ में आया? अच्छा, यही सेम चीज देखो यहाँ पर, अगर मैं मार्क्स टेबल में देखूं, मार्क्स टेबल में भी आईडी है बराबर, लेकिन क्या ये आईडी जो है यहाँ पे भी इसको प्राइमरी की बोलेंगे क्या? नहीं, प्राइमरी की यहाँ पे नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फॉरेन की। फॉरेन की, फॉरेन की का मतलब क्या होता है, फॉरेन की का मतलब ये होता है कि ये जो मेरा टेबल है, ये जो कॉलम है, ये जो आईडी कॉलम है, ये किसी और टेबल में प्राइमरी की है। और वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे यूज करें, समझ आया? फॉरेन क्यों बोला है? क्योंकि ये बाहर से आया है, समझ में, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फॉरेनर बोलते हैं ना, मतलब क्या वो। तो ये जो आईडी कॉलम है, ये आईडी कॉलम भी कहाँ से आया है, बाहर से आया है, इसके अंदर सारा डेटा बाहर से आया है ना। इसके अंदर कोई ऐसा डेटा आ सकता है क्या जो यहाँ पे नहीं है? यहाँ पर 8 लिख सकता हूँ क्या मैं? नहीं, क्योंकि है ही नहीं वो डेटा, एरर आ जाएगा। समझ आया? तो प्राइमरी की क्या होता है, समझ आया? फॉरेन की क्या होता है, समझ आया? ये दोनों टेबल में रिलेशन कैसे हम लोग ने बनाया, समझ आया? दोनों टेबल लिंक कैसे है, समझ आया? लिंक बनाने के लिए हम लोग को इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे आईडी नहीं, फॉरेन की इंपॉर्टेंट है। आपको इस टेबल में फॉरेन की बनाना पड़ेगा, फॉरेन की बनाओगे तभी तो लिंक होगा ना। जैसे ये वाला कॉलम ही नहीं है तो चलेगा क्या? नहीं। समझ आया? कोई डाउट है इसमें? तो डेटा मॉडल का मतलब क्या है, डेटा मॉडल का मतलब जो हमारा डिजाइन है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग टेबल्स में स्टोर कर रहे हैं, इसको हम नेटवर्किंग मॉडल में बना सकते हैं, ऐसे हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रिलेशनल मॉडल। और रिलेशनल मॉडल कैसे होता है, समझ आया? दोनों टेबल में कैसे रिलेशन बनता है, ये समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग पढ़ के आओगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। दिख रहा है? 1 2 3 4 4 पॉइंट है, मुश्किल से वो 10 से 15 लाइन का है खाली। ठीक है, सिर्फ 15 लाइन है, वो पढ़ के आना है, समझ में, समझ के भी आना है, नहीं समझ में आता यूट्यूब पर देख के आना है, लेकिन पढ़ के आना, समझ के आना, और फिर मैं पूछूंगा। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो मैं बताऊंगा भी। रुक जा, मैंने जाने भी नहीं बोला, तू जा रहे बोर्ड गया तो ठीक है। तो ये पढ़ के आना है, और नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा, लेकिन पढ़ के आना है ना। मैं कुछ पूछूंगा तो तुम कैसे आना चाहिए कि हाँ सर, मुझे लगना चाहिए हाँ बच्चे पढ़ के आए हैं कोई, और टाइम पे आना है सबसे पहले। तो नेक्स्ट लेक्चर में खड़ा रखूंगा देखो, थोड़ा रियल लगना चाहिए। जाओ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर टाइम पे आओ, कभी भी आए, बस टाइम पे आओ।